हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरवी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की एक मैराथन क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को सभी टॉपिक रिवाइज कराएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल पर आए, क्योंकि जिनको कुछ भी नहीं याद है वो क्या करेंगे। आपके पेपर भी आने वाले हैं। आपको पता है कि 15 से 20 फरवरी तक पेपर आपकी डेट क्लियर हो जाएगी। तो वो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, तो आप हमारे इस चैनल पर विजिट करिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि आपको 100% 95% अगर लाना है तो आप हमारे चैनल पर आए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी क्लासें, जितनी भी क्लासें होंगी सभी वीडियो आएंगे। इसके बाद भी प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो देखिएगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सबसे पहली यूनिट जो आपकी है, फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली यूनिट में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, STATICS, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप लोग देख रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका होता है स्थिर विद्युत की। क्या होता है, स्थिर विद्युत की। यह आपकी पहली यूनिट है, यह आपकी पहली यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग यही जाने कि स्थिर विद्युत की होता क्या है। हम लोग स्थिर विद्युत की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, देखिएगा इलेक्ट्रो, इसको अलग कर लेते हैं। तो देखिएगा इलेक्ट्रो हमने अलग कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रो आपका अलग हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं स्टैटिक्स की, STATICS, स्टैटिक्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रो का अर्थ क्या होता है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रो का अर्थ क्या होता है। तो इलेक्ट्रो का अर्थ जो दोस्तों होता है वो होता है आवेश। क्या होता है, आवेश होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है स्थिर रहना। क्या होता है, स्थिर रहना। क्या होता है भैया, स्थिर रहना होता है। इलेक्ट्रो का अर्थ आवेश होता है, स्टैटिक्स का अर्थ क्या होता है, स्थिर रहना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनेशन। सुनिएगा, आप लोग नोट भी करते रहे, आप लोग पेन कापी लेके बैठे और डेफिनेशन आप अच्छे से नोट करते रहे। तो क्या हो जाएगा देखिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जिनमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश कैसा रहता है, स्थिर रहता है, जिन पर आवेश स्थिर रहता है। जैसे यहाँ पे हम दो गोले ले लें, एक गोला ये ले लिया, दूसरा गोला भैया ये ले लिया। तो यहाँ पे जो आवेश आपका रहेगा वो कैसा रहेगा, आवेश यहाँ पे कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा, आवेश स्थिर रहेगा। तो जिनमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक इसके अंतर्गत क्या है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब वैद्युत आवेश की बात करते हैं। तो देखिएगा वैद्युत आवेश क्या होता है, हम लोग वैद्युत आवेश देखते हैं भैया। वैद्युत आवेश, देखिएगा भैया वैद्युत आवेश की बात करते हैं, होता क्या है। हम लोग एकदम देसी भाषा का अगर बात करें, अगर ये जो मार्कर है इसको अगर हम बालों से रगड़ें और रगड़ने के पश्चात कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाए तो क्या होगा, तो ये जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना वो इसकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह मूल कारण, वैद्युत आवेश की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति में वस्तु में क्या होता है, आकर्षण का गुण आ जाता है। क्या हो जाता है, आकर्षण का गुण आ जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब देखिएगा वैद्युत आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको डोनेट करते हैं स्मॉल क्यू से। किससे करते हैं भैया, स्मॉल क्यू से करते हैं। तो देखिएगा अगर हम लोग फिर बात करें यह कैसी राशि होती है, तो यह आपकी होती है अदिश। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्या होती है भैया, अदिश राशि होती है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है भैया, कूलाम होता है। और किस पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है तो हम लोग बता देंगे तुरंत भैया, SI पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के प्रकार। यह कितने प्रकार का होता है, वैद्युत आवेश के प्रकार। तो देखिएगा यह कितने प्रकार का होता है, हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। तो वैद्युत आवेश भैया वैद्युत आवेश जो होता है इसके हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश की
वैद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है ना भैया। वैद्युत आवेश के हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, प्रकार। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, वैद्युत आवेश का प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार का होता है, यह मात्र भैया 2 प्रकार का होता है। कितने का, यह होता है आपका 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार का कैसे होता है हम लोग ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग बोल रहे हैं, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो यहाँ पे जो वैद्युत आवेश के जो प्रकार थे वो किसने बताए थे, तो वैद्युत आवेश के प्रकार बताए थे भैया वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे भैया, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वैद्युत आवेश के प्रकार बताए हैं। उन्होंने क्या बताया, तो वैज्ञानिक सर्वप्रथम यहां उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोगों के आधार पर देखा, क्या देखा, जब जैसे ये हमने ले लिया आपकी कांच की छड़, क्या ले ली भैया, कांच की छड़। अब यहां पर हमने कांच की छड़ ले ली, इधर हम लोग लेते हैं ऊन का या रेशम का कोई गुल्ला ले लिया, जो आता है ना रेशम का ही गुल्ला ले लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पे चला जाएगा, रेशम पर चला जाएगा। किस पे चला जाएगा भैया, रेशम पर चला जाता है। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, इस प्रकार कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा रेशम पर फिर क्या हो जाएगा, ऐसे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब यहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक और एग्जाम्पल उन्होंने देखा है। अब वहां पर एक और एग्जाम्पल उन्होंने क्या बताया, एक आबनूस की छड़ ली उन्होंने। जब उन्होंने आबनूस की छड़ ली, देखिएगा दूसरा भी एग्जाम्पल, आबनूस की छड़, हम लोग बात करते हैं आबनूस की छड़ की। जब आबनूस की छड़ को उन्होंने क्या किया, यहाँ पे विल्ली की खाल ले ली है, विल्ली की खाल ले ली भैया। अब क्या होता है, यहाँ पे जब आबनूस की छड़ को उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो बिल्ली की खाल से क्या होता है, विल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर आबनूस की छड़ पर आ जाते हैं। भाई इसके ऊपर भी क्या हो जाता है, ऋण आवेश हो जाता है। तो विल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर आबनूस की छड़ पर चले जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, विल्ली की खाल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो हमने दोनों प्रयोगों में ये देखा कि वैद्युत आवेश निम्न 2 प्रकार का हो गया। यहाँ पे कौन कौन सा, एक तो आपका धन आवेश होता है, दूसरा आपका क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो देखिएगा अब हम लोग धन आवेश की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग धन आवेश की अगर बात करते हैं तो देखिएगा क्या होता है, यहीं से हम लोग समझ लेते हैं धन आवेश। तो यहाँ पे क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के उस पर चला गया तो इस पे क्या हो गई, कमी। क्या हो गई, कमी। और यहाँ पे आ गया है इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर क्या हो गई, अधिकता हो गई। क्या हो गई भैया, अधिकता हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा हमें इसकी भी डेफिनेशन हम आपको बता सकते हैं, केवल आपको रटना नहीं है। अगर आपको रटना नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिएगा किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, धनावेश कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, यहां भी क्या हो रही है, अधिकता। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या कहते हैं भैया, ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ऋण आवेश कहते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यह भी सेम ऐसे ही होता है। तो आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में क्या होता है, तो देखिएगा यहां फिर हम एक कांच की छड़ लेते हैं। ये आपकी क्या है, कांच की छड़। देखिएगा भाई कांच की छड़, तो यहां पे हमने फिर आपका क्या ले लिया, रेशम का गुल्ला ले लिया। भाई ये क्या है, आपका रेशम है, ठीक है। तो देखिएगा जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, है ना। इस प्रकार कांच की छड़ पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इस प्रकार कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिससे कांच की छड़ कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, जिससे कांच की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। फिर उन्होंने क्या बताया तथा जब फिर हम लोग बात करते आबनूस की छड़ को, ये हमने फिर ले ली आबनूस की छड़। अब आबनूस की छड़ को उन्होंने क्या किया, ये ले लिया बिल्ली की खाल। आबनूस की छड़ को हम लोग बिल्ली की खाल से रगड़ कर देखते हैं भाई। तो जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पे आ जाएगा, आबनूस की छड़ पर आ जाता है, जिससे आबनूस की छड़ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो गया,
जिससे अनुष्ट अनुपात को इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो यहाँ पे ऋण आवेश हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्ली की खाल से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश। जिससे क्या होता है, बिल्ली खाल पर क्या हो जाता है, बिल्ली की खाल पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिससे यह कैसी हो जाती है, जिससे अब कैसी हो जाती है, यहाँ पे जब कमी होगी जिससे यह धनावेशित हो जाती है। यही आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है। फिर हम लोग दोस्तों बात करते हैं अगला टॉपिक आपका है आवेश का क्वांटीकरण या आवेश का क्वांटम सिद्धांत। किसकी बात करते हैं, आवेश का क्वांटम सिद्धांत। देखिएगा होता क्या है आवेश का क्वांटम सिद्धांत। देखिएगा आवेश का क्वांटम सिद्धांत होता है, हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये होता है Q बराबर प्लस माइनस एन। क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस एन होता है। तो देखिएगा यहाँ पे n है क्या, सबसे पहले हम यही बात करते हैं। n क्या है, जहां n आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, जहां n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, जहां n क्या है भैया, आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है। तो देखिएगा किसी वस्तु पर, क्या भैया हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का, यह आपका होता है मूल आवेश। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का ये क्या हो जाएगा, पूर्ण गुणज होता है। जहां n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट तक। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी जो आपका यहाँ पे आवेश होता है कभी भी 1/2, 3/2 पाई है ना और फाई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अपान में कैसे भी नहीं हो सकता है। आप ये बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा भाई। यहाँ पे क्या होता है, 1/2 भी नहीं हो सकता है, 3/2 भी नहीं हो सकता है, पाई भी नहीं हो सकता है, फाई भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, जो आपका आवेश होगा एक गुणज के रूप में होगा। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, इस प्रकार डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हम लोग चले जाएंगे। तो हमने क्या बताया, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी के साथ आपका अगला टॉपिक है, हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक आपका है आवेश संरक्षण का नियम। क्या है भैया, आवेश संरक्षण का नियम। देखिएगा वेरी इजी है, आवेश संरक्षण का नियम। तो देखिएगा आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, हम लोग देखते हैं भैया, वेरी इजी है आवेश संरक्षण का नियम। तो देखिएगा हम लोग फिर यहाँ पे कांच की छड़ ले लेते हैं, इसी से आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सभी थ्योरी एक जैसी ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कांच की छड़, क्या, कांच की छड़, यहाँ पे फिर हमने वही ले लिया, क्या, रेशम। क्या है ये, रेशम है ना। अब यहाँ पे क्या है भैया, रेशम की हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा इसी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पे चला जाता है, रेशम पर चला जाता है। कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चला जाता है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसने ग्रहण कर लिया भाई, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चला जाता है। इस प्रकार कांच की छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, हमने मान लिया +1 उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जितना धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम पर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छे से, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, कितना आएगा, 0। मतलब इसका क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब कितना है आपका, 0। तो क्या हो गया, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, यह आपका होता है आवेश संरक्षण का नियम होता है। क्या होता है भैया, आवेश संरक्षण का नियम होता है। आगे देखिए हम लोग अगर बात करते हैं कभी कभी पूछा जाता है आवेश का जो मात्रक होता है कूलम, उसकी डेफिनेशन कभी कभी बहुत पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। तो हम लोग उसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। क्या हमने बताया, आवेश की मात्रक कूलम की परिभाषा, आवेश के मात्रक कूलम की परिभाषा, आवेश के मात्रक कूलम की परिभाषा। अब होती क्या है आवेश के मात्रक कूलम की परिभाषा, हम लोग इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले हम
यहाँ पे वैद्युत धारा की डेफिनेशन देखते हैं। क्या होता है वैद्युत धारा? देखिएगा वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा आपका होता है I बराबर Q अपॉन T। क्या होता है I बराबर Q अपॉन T। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वैद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसका मात्रक भी देखना चाहे तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा भाई? आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड भी हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड भी हो जाएगा। और इसका जो एक मूल मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर हम लोग ए से डोनेट करते हैं, है ना। एम्पियर हम लोग क्या करते हैं? ए से डोनेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से। यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे इसके अपॉन 1 माने त्रिय गुणा हो जाएगा, मतलब चाची का मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे जब त्रिय गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आएगा Q बराबर IT। कितना आएगा भैया? Q बराबर IT आएगा। अब देखिएगा भाई Q बराबर IT आ गया है, तो यहाँ पे क्या है हमें यहीं से डेफिनेशन भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, देखिएगा यदि I बराबर कितना मान ले हम लोग? 1 एम्पियर। कितना माना? I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकंड हो, तो I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकंड हो, तो जब यहां पे हम लोग मान रखेंगे Q बराबर, I का मान भाई कितना है? 1 है, T का मान भाई कितना है? 1 है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 कूलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? 1 कूलम आ जाएगा। अब हम लोग अगर बात करें डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग कॉपी पेन लेके ही बैठे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या है? देखिएगा, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में, समय कितना है आपका? 1 सेकंड। यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उस तार में प्रवाहित आवेश कितना होता है? प्रवाहित आवेश आपका 1 कूलम होता है। कितना होता है? 1 कूलम होता है। तो यही इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। आगे हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहां पे और पूछा जाता है, आवेशों की योज्यता। क्या होता है? आवेशों की योज्यता हम लोग बात करते हैं। क्या हो जाएगा आवेशों की योज्यता? देखिएगा Q बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, मतलब डॉट डॉट आप लोग Qn तक चले जाए। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसी निकाय का, भाई ये कुल आपका वैद्युत आवेश हो गया, ठीक है ना। बहुत ध्यान से रटना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित, उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित आवेशों के योग का, आवेशों के योग के बीजगणितीय योग के कैसे होता है? बराबर होता है। आवेशों के योग के बीजगणितीय योग के कैसे होता है? बराबर होता है। तो यह आपका होता है आवेशों की योज्यता का नियम, ठीक है ना। आगे फिर हम लोग बात करते हैं, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, आपको पता होगा कूलाम का नियम क्या होता है। तो देखिएगा, कूलाम का नियम बहुत ही सरल है, सुनने में केवल कठिन लगता है। तो यहाँ पे क्या हमने मान लिया, एक गुटका आपका ये है, या एक यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग मानते हैं प्लस Q1। क्या मानते हैं इसको? प्लस Q1। ये हम लोग मान लेते हैं प्लस Q2। क्या मान लिया भैया? प्लस Q2 मान लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं R। कितनी मान ली हम लोगों ने? R मान ली। तो देखिएगा यहाँ पे अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर ये दोनों कैसे आपके दिख रहे होंगे आप लोग, पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर हम लोग बात करें, अगर एक यहाँ पे पॉजिटिव होता और दूसरा यहाँ पे नेगेटिव होता, तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करता? तो इनके बीच जो बल कार्य करता वो आपका क्या होता भैया? आकर्षण बल। क्या होता? आकर्षण बल होता है। अब यहाँ पे कूलाम का नियम होता क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो कूलाम का नियम आपका होता क्या है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, कूलाम का नियम आपका क्या होता है, हम लोग इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका होता है, यहाँ पे क्या लग रहा है आपका? प्रतिकर्षण बल लग रहा है ना भाई? क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो यह जो होता है, इस नियम के अनुसार
F अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2 की, जिसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 1 मान लिया, है ना भाई, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तथा अब हम लोग बात करते हैं F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r², इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब देखिएगा डेफिनेशन हम लोग देखते हैं इस नियम के अनुसार, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, भाई वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं की, भाई दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती। उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की जो दूरी दे रहा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की, भाई दूरी के वर्ग के कैसे हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा समीकरण 1 व 2 को मिला लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर देखते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, F बराबर, सॉरी यहां पे अनुक्रमानुपाती ही रहेगा, तो कितना होगा आपका F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। जब यहां से ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे, कहां से, यहां पे आप लोग देख रहे होंगे ये वाला, जब यहां से यह निशान हटाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिएगा जैसे यहां पे हटाएंगे, यहां पे एक स्मॉल के नियतांक आ जाएगा, तो यहां पे देखिए हो जाएगा Q1 Q2/r²। क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। यहां पे फिर देख लीजिएगा, जहां के, यहां पे देखिएगा क्या है, जहां के क्या है, स्मॉल की, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका निर्वात या वायु के लिए मान, जिसका निर्वात या वायु के लिए मान कितना होता है भैया, 9 × 10⁹। इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे, तो जब के बराबर ज्ञात करेंगे तो इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक कूलम, फिर इसका भी मात्रक कूलम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका मान भी रख लेते हैं, तो देखिएगा F बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹। क्या हो जाएगा फिर भैया, Q1 Q2/r²। तो यह भी आपको एक फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। क्या मान लिया भैया, समीकरण नंबर 3 मान लिया। आगे हम लोग देखते हैं, इसका जो एक मान होता है, इसका 9 × 10⁹, इसका एक और मान होता है। तो देखिएगा यहाँ के बराबर भी होता है, के बराबर होता है, स्मॉल के बराबर क्या होता है, 1/4πε0। इसका भी मान यही होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यह वाला मान अब यहाँ पे रखेंगे तो आपका हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/4πε0 फिर Q1 Q2 क्या हो जाएगा, r²। क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। तो हम लोग कह सकते हैं यही कूलम का नियम होता है, यही कूलम का नियम होता है, ठीक है ना, यही कूलम का नियम होता है। आगे अगर हम लोग देखना चाहें, इसके अनुसार अगर ये दोनों आवेश अगर माध्यम में उपस्थित हों, जब माध्यम में उपस्थित होंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 × K Q1 Q2/r²। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप लोग नोट भी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप लोग नोट भी अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं, हम मान लेते हैं कूलम का नियम आपको यहाँ पे सिद्ध हो गया। यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है, यहाँ पे परावैद्युतांक की परिभाषा। हम लोग परावैद्युतांक की परिभाषा की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये दोनों आवेश किसमें उपस्थित हो, किसी माध्यम में हो, कोई भी माध्यम हो सकता है ना, सघन माध्यम भी हो सकता है, विरल माध्यम भी हो सकता है। अभी तो विरल माध्यम की बात चल रही, जब हम लोग सघन माध्यम की बात करेंगे तो हो सकता है ये जो आवेश
कोहरा होता है ना, वो भी आपका सघन माध्यम होता है। जल होता है ना, वो भी आपका सघन माध्यम होता है। वर्षा होती है ना, वो भी आपका सघन माध्यम होता है। फिर हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे, अब ये है क्या, ये होता है आपका एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहलाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर जब हमने बोला था अगर इनके बीच कोई माध्यम उपस्थित हो तब क्या हो जाएगा, तो आपका यह हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। फिर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अभी आपका समीकरण कितना हो गया था? 3। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 4। तो जहां के क्या है, ये आपका माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। जहां की आपका, जहां की माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है, जहां की माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। अगर हम लोग बात करें इस के लिए, तो नोट पॉइंट आप लोग यहां पे फिर देख लीजिएगा, निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है। निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है, जबकि अगर हम लोग धातुओं की अगर बात करें तो इसका मान अनंत होता है, इनफाइनिट, है ना। तो यहां पे देखिएगा, निर्वात या वायु के लिए इसका मान 1 होता है। आप लोग नोट भी कर लें, तो निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है, जबकि धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। आगे अब हम लोग देखते हैं, अगर यहां पर हम लोग देख लें समीकरण 4 से, देखिएगा समीकरण 4 से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए वैद्युतशीलता क्या होती है, तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब नॉट नहीं रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण नंबर 5 मान लिया भैया। तो देखिएगा हम लोग समीकरण जब 5 मान लिए हैं तो अब क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसकी तुलना करते हैं। समीकरण जब हम लोग 5 मान लिए हैं तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, तुलना किसकी, 4 व 5 की। तो देखिएगा समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर जब हम लोग इसकी भैया तुलना करेंगे तो आप लोग देखते हैं ये F से F कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या देखो 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा भैया, फिर एप्सिलॉन बराबर क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब हमको क्या देखना है पता है, हमको आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी होती माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात यह है कि डेफिनेशन आप लोग इसी से ज्ञात कर पाएंगे, कुछ भी नहीं है, आप लोग ये मान लीजिएगा। क्या है डेफिनेशन, के बराबर हमें ये पता है ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, अभी हमने आपको बताया ही था। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं भैया, के से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे आपका जो टॉपिक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत वल रेखा। देखिएगा क्या होता है वैद्युत वल रेखा, ये होती क्या है, वैद्युत वल रेखा है ना भाई, एकदम सिंपल भाषा में देखिएगा। वैद्युत वल रेखाएं होती है, ये आपका धन आवेश, ये हम लोग मान लेते हैं ऋण आवेश, यहां से ये चलती हैं ऐसे, यहां पे समाप्त हो जाती हैं, फिर दूसरी रेखा यहां पे गई, फिर दूसरी भी ऐसे ही समाप्त हो जाती है। ऐसे भी हो सकती हैं, ये ऐसे जाती है ना, ऐसे बेटा यहाँ पे भैया समाप्त हो जाती हैं, मतलब इनकी क्रिया जो हो रही है ऐसे ही हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे ये कोई कोण भी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना, 180 अंश हो जाता है। 180 अंश को हम लोग 0 अंश भी बोल सकते हैं, क्योंकि चांदा में जब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग चांदा की बात करते हैं, यहाँ पे 180 अंश होता है, यहाँ पर भी 180 अंश होता है। बट यहाँ पे बात ये है ना दोस्तों
कि यहाँ पे जो चांदा आपका होता है ऐसे अक्ष पे होता है, ये एक्स होता है, दूसरा एक्स डैश होता है, तो यहाँ पे यह पॉजिटिव होगा, या यह पॉजिटिव होगा तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यह पॉजिटिव होगा तो यह नेगेटिव होगा। जब यहाँ पे ये कंडीशन है तो आप लोग देख लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, मतलब यहाँ पर कोई कोण नहीं बनता है, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन आवेश चल सकता है। भाई वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन आवेश चल सकता है और वैद्युत बल रेखा कहलाती है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। अब देखिएगा इसके गुण की अगर हम लोग बात करें तो इसके गुण क्या होते हैं, इसके गुण दोस्तों होते हैं, सबसे पहले गुण की हम लोग बात करते हैं, क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचेगी स्पर्श, जैसे यहां से खींचेंगे या यहां से खींचेंगे या यहां से खींचेंगे, तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचेगी स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। क्या करेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। कहीं से भी खींचेंगे तब भी आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ही बताएगी। तो वैद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब देखिएगा हम लोग अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, पहला हो गया, भाई दूसरे की बात करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट यह हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे तीसरे पॉइंट की दोस्तों अगर बात करें, तीसरा पॉइंट क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं कहीं पे आप लोग ऐसे नहीं देख रहे होंगे, तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, भाई एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेंगी, प्रदर्शित करेंगी, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 4 की, ठीक है ना, तो यहां पे देखिए पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा 4, जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं समांतर, जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं उस स्थान पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। फिर अगर हम लोग बात करें ऐसे, जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं असमांतर होती हैं उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, असमान होता है। कैसा होता है भैया, असमान होता है। अब देखिएगा आपके चारों पॉइंट हो गए। आप लोग ऐसा करते हैं, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद में हम आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक ऐसी ही वीडियो लेके आएंगे। इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, अगला टॉपिक आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, कंटिन्यू यह क्वेश्चन पूछा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताइए, इसका मात्रक बताइए, है ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। तो हम लोग बात करते हैं भैया फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखिएगा भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा आपका E बराबर F अपान Q नॉट। क्या हो जाएगा, E बराबर F अपान Q नॉट। तो देखिएगा भैया E बराबर F अपान Q नॉट क्या है, यहां यह कहां पे है, यह आपका एकांक पे है। कैसे है भैया, एकांक में। तो देखिएगा भैया किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह एक कैसी राशि होती है, तो यह एक सदिश राशि होती है। कैसी होती है भैया, यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना, यह एक सदिश राशि होती है। आगे हम लोग बात करें इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है ना, बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगर हम लोग इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा बल की ही दिशा होती है। क्या होती है इसकी दिशा, बल की ही दिशा होती है, ठीक है। आगे हम लोग अब बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की।
इसका विमीय सूत्र क्या होगा? देखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि E बराबर क्या था आपका, F अपॉन क्यू नॉट। कितना था? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट था। तो यहाँ पे हम लोग वल की विमा लिख लेते हैं भाई, MLT की पावर माइनस का 2। अब देखिएगा, हमें पता है Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो IT हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा MLT की पावर माइनस 2। अब यहाँ पे क्या होगा, I की जो विमा होती है वो A होती है और समय की विमा होती है भैया T। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा MLT की पावर माइनस का 3 और A की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। MLT की पावर माइनस 3 और A की पावर माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे यही इसका विमीय सूत्र होता है। क्या था विमीय सूत्र में, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अगला टॉपिक आपका है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो इसकी जो डेफिनेशन हमने आपको बताई, इसी से हम लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिएगा क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लो क्या होता है भैया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे होता है, हमने यहाँ पे देखो चित्र बना लेते हैं, हमने भैया चित्र बना लिया। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस क्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखते हैं, प्लस क्यू नॉट। अब दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ये बल किधर जाएगा, बल तो आपका इधर लगेगा, F हो गया। तो मान लेते हैं, माना कि बिंदु O है, यहाँ पे कितना है आपका, बिंदु O है। फिर हम लोग बात करते हैं, इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु A है। कितना मान लिया हमने, R दूरी पर स्थित एक बिंदु A है। तो बस समझो हो गया। कैसे भैया, देखिएगा, आपने तो कह दिया हो गया, बट कैसे देखते हैं भाई। माना कि बिंदु O पर, भाई माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु A पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, बिंदु, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बिंदु A पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट लेते हैं, धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट लेते हैं। अच्छा, परीक्षण आवेश क्या होता है, अब परीक्षण आवेश की हम लोग बात कर लें तो परीक्षण आवेश होता है वह सूक्ष्मतम आवेश जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परंतु किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह कहलाता है परीक्षण आवेश। इसका भी मात्रक कूलाम होता है। अब देखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो परीक्षण आवेश भी हो गया। तो फिर यहाँ पे देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु A पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु A पर हम लोग क्या करते हैं, धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट लेते हैं। अतः किससे भैया, कूलाम का नियम लगा देते हैं, अतः कूलाम के नियम से। तो देखिएगा, कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, अतः कूलाम की नियम से, ठीक है ना भाई, अतः कूलाम की नियम से क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर आरोपित बल। भाई प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर आरोपित बल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर आरोपित बल क्या हो जाएगा भैया, आरोपित बल। तो ये आपका होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या हो जाएगा, वहां पे Q1 Q2 था, यहाँ पे कितना है, Q इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। तो Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। क्या हो गया भैया, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब देखिएगा, इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 1। परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात जो करना ना, F का मान तो हमने ज्ञात कर लिया है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देखते हैं, परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, देखिएगा, E बराबर F अपॉन क्या होता है, क्यू नॉट। E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। अब हम लोग यहाँ पे मान रख लेते हैं, देखिएगा कुछ भी नहीं है। E बराबर F का मान देखो कितना है, आप देख रहे हैं, F का मान यही ना आपका
तो कितना है 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन भैया कितना है आपका आर स्क्वायर अपॉन भैया फिर कितना है आपका क्यू नॉट, कितना है भाई क्यू नॉट है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्यू नॉट से क्यू नॉट ये लो, क्यू नॉट से क्यू नॉट एकदम जुदा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ई बराबर तो यहाँ पे आपका ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन भैया आर स्क्वायर। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका मात्रक अगर लिखना चाहे तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब हम लोग देखते हैं, इसको नोट करना हो बेटा नोट कर सकता है भैया। आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डिपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है देखिएगा भाई, वैद्युत द्विध्रुव की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं भाई। ये आपका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। भाई ये माइनस क्यू है, ये क्या है आपका प्लस, इसके बीच की दूरी हम लोग मानते हैं 2l। क्या मान ली भैया 2l दूरी मान ली। कितनी मानी भैया 2l। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव। आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव है ना भाई, वैद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ पे क्या है हमें डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डिपोल होता क्या है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसा निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत, जैसे हम लोग अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, NaCl हो गया है ना, बहुत से एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। हमें ज्यादा लंबी नहीं वीडियो करना है, आपको जल्दी से भी हो जाए है ना भाई। तो यहाँ पे कितना HCl हो गया, NaCl हो गया, हम लोग फिर बाद में बात करते हैं, आदि हमने कर दिया। तो देखिएगा ऐसा निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत, इसको हम लोग अगर देखें तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव होता है। ये हाइड्रोजन आयन होता है, ये क्या होता है क्लोराइड आयन होता है। तो ये क्या है इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव है, इसके ऊपर एक नेगेटिव है, दोनों मान बराबर है। अगर तुलना की जाए तो दोनों मान कैसे है आपके वो बराबर है। तो क्या हो जाएगा ऐसा निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकृति, भाई एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ऐसा निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब अगर हम लोग भैया बात करें, जैसे एग्जांपल की बात करें तो HCl हो गया, NaCl हो गया, जैसे और भी हो जाएंगे कि हम लोग जानते हैं जैसे जल भी हो गया है ना, तो HBr हो गया, बहुत से एग्जांपल आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा हमें जानना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। देखते हैं भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत डर लग रहा था फिजिक्स में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा भैया P बराबर क्या हो जाएगा Q गुणे 2L। क्या हो जाएगा P बराबर Q गुणे 2L। तो यह भी आपकी एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव की, आपका वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच दूरी कितनी है 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p या P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो यह कैसी राशि होती है भैया, तो यह आपकी राशि कैसी होती है, आपकी सदिश राशि होती है। कैसी होती है भैया सदिश राशि होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी दिशा क्या होती है, तो हम लोग दिशा की बात करें, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कैसी होती है ऋण आवेश से धनावेश, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। अब देखिएगा हम लोग इसके मात्रक की बात करते हैं, तो सीधी सी बात भाई आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम होता है। ये एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यही है कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। अब हम लोग अगर बात करें बीमा की, इसकी बात करते हैं बीमा की, तो यहाँ पे देखिएगा भैया सिंपल है। इसकी बीमा हम लोग देखते हैं तो देखो P की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर का होता है IT। तो यहाँ पे कितना है आपका L है,
तो आई का हमने बोला था ए से डोनेट करते हैं, टी को टी से कर लेंगे भाई, टाइम है, एल क्या है आपकी दूरी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल टी ई। तो इसकी बीमा क्या हो गई दोस्तों, आप लोग अच्छे से नाम याद रखिएगा, एक लड़की का नाम बनता है लता, क्या हो जाएगी एल टी ए आपकी इसकी बीमा होगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर वलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो देखिएगा भैया हम लोग आगे पढ़ते हैं भैया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर वलयुग्म का आघूर्ण। तो इसके लिए हम लोग भाई क्या हेडिंग है आपकी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर वलयुग्म का आघूर्ण, वलयुग्म का आघूर्ण। देखिएगा भैया हम लोग इसका चित्र भी बना लेते हैं, देखिएगा भाई क्या हो जाएगा भाई, चित्र बनाते हैं। देखो ये हमने मान लिया वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या मान लिया भैया वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ बराबर क्यू इंटू ई, इधर भी आपका हो जाएगा एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे हम लोग इसमें यहाँ पे लंब डालते हैं और इनको मिला लेते हैं, यहाँ पे आपका कोण बन गया थीटा। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं माइनस क्यू, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस क्यू। अब इनके बीच की दूरियां देख लेते हैं भैया, यहां से क्या है आपका 2l दूरी हो गई ये, ठीक है ना, ये आपका क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे हम लोग मानते हैं a, यहाँ पे मानते हैं v और यहाँ पे मान लिया c। तो देखिएगा भैया क्या होता है, अब हम लोग सिद्ध कर पाएंगे, बहुत ध्यान से भैया। क्या है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, जिसके आवेश माइनस क्यू और दूसरा कितना है आपका प्लस क्यू है, जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, तथा जिनके बीच की दूरी 2l है, तथा जिनके बीच की दूरी 2l है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कैसे मान लिया भैया थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। तो वैद्युत क्षेत्र ई के कारण दोनों आवेशों पर, कितना भैया दोनों आवेश है ना ये, तो वैद्युत क्षेत्र ई के कारण दोनों आवेशों पर लगने वाला समान बल F बराबर QE होगा, लगने वाला समान बल कितना होगा F बराबर QE होगा। अतः ये क्या करेंगे, अतः ये भाई वलयुग्म बनाएंगे, भाई जोड़ा बना रहे ना, वलयुग्म मतलब बलों का जोड़ा, अतः यह एक वलयुग्म बनाएंगे। तो हम लोग कर देते हैं सीधे आप चित्र से, आप लोग इतना ही डेरिवेशन करेंगे, क्या हम लोग कर देते हैं अतः चित्र से क्या हो जाएगा भैया वलयुग्म का आघूर्ण, वलयुग्म का आघूर्ण। तो क्या होता है वलयुग्म का आघूर्ण, टाउ बराबर एक वल गुणे दोनों वलों की, दोनों वलों की बीच की लंबवत, दोनों वलों की बीच की लंबवत दूरी। तो देखिएगा भैया टाउ बराबर एक बल कितना आपका ये उठा लिया F गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है आपकी VC, ये जो आप लोग दूरी देख रहे हैं ये वाली, तो कितनी है आपकी लंबवत दूरी VC। अब हमें BC का मान ज्ञात करना, बहुत अच्छे से देखिएगा, हम लोग पता है कि लंब के लिए हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटी कर्ण। तो लंब कितना है आपका VC है, कर्ण कितना है 2l है, तो VC बराबर 2l साइन थीटा, कितना हो गया BC बराबर 2l साइन थीटा। तो यह बराबर कितना है आपका Q इंटू E गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका BC का मान कितना है 2l साइन थीटा, तो 2l साइन थीटा। अब देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 2QL, कैसे लिख लिया देखिएगा 2 ये है Q ये है L आपका ये है 2QL, क्या बचा आपका बचा E, क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब हमको पता है ये क्या होता है, ये होता है P बराबर हो जाएगा 2QL, क्या हो जाएगा 2QL, तो मतलब आपका हो जाएगा देखिएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा, तो ये आपका हो गया P बराबर टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो यही आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक समान वैद्युत क्षेत्र में वलयुग्म का आघूर्ण। अब हम लोग बात करते हैं आगे, इसकी स्थितियां हम लोग देखते हैं, इसकी स्थितियां क्या होती हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से
देखिएगा यदि वैद्युत द्विध्रुव हम लोग मान लेते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में कैसे रखा हो, हम लोग लंबवत मान लेते हैं। कैसे? ऐसे सीधे पृथ्वी के सापेक्ष कैसे रखा हो, ऐसे लंबवत रखा हो। जब लंबवत रखा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थात थीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 अंश। कितना हो जाएगा, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग सीधे 90 अंश की बात कर ली। अब यहाँ पे हम लोग मान रख लेते हैं, तो देखिएगा टाउ बराबर ये आपका हो जाएगा पीई, फिर कितना हो जाएगा साइन 90। कितना हो जाएगा, साइन 90। तो देखिएगा टाउ बराबर पीई, तो यहाँ पे आपका साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। भाई साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टाउ बराबर पीई। क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी, यह मान होता है आपका अधिकतम। अब यहाँ फिर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है, देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा वल आघूर्ण के पदों में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा वल आघूर्ण के पदों में। अब कैसे यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे, देखिएगा भाई क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं भाई हमें पता है ये आपका अधिकतम मान है। कैसा है, अधिकतम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा आपका, हमने मान लिया पीई। तो हमें ज्ञात करना है पी बराबर ये हो जाएगा दोस्तों टाउ मैक्सिमम अपान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो देखिएगा यदि ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम कितना हो, यदि ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, देखिएगा फिर पी बराबर टाउ मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, पी बराबर टाउ मैक्सिमम। तो देखिएगा फिर डेफिनेशन नोट भी कर लें आप लोग, क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलिगुम के आघूर्ण के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलिगुम के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक तीव्रता, भाई इस ई का मान हमने कितना माना है, 1 माना है, जो एकांक तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र में कैसे हमने रखा था भैया, लंबवत रखने पर लगता है। जो एकांक तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर लगता है, ठीक है ना। आगे अब हम लोग बात करते हैं कैश, अगर सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिएगा कैश सेकंड में मान लेते हैं आपका क्षैतिज रखा हो। क्षैतिज कैसे रखा होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा भाई क्षैतिज में आपका ऐसे रखा होगा इस टाइप से, यहाँ पे कितना होगा, थीटा बराबर 0 अंश होगा। तो देखिएगा भैया थीटा बराबर, तो यहाँ पे कितना था आपका टाउ बराबर पीई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 0 अंश, तो साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान दोस्तों होता है आपका 0। कितना होता है भैया, ये आपका मान होता है साइन 0 का 0 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका टाउ बराबर पीई आ जाएगा। क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी। तो यह मान आपका कैसा होगा भैया, यह मान आपका होगा सॉरी न्यूनतम होगा। कैसा होगा भैया, न्यूनतम होगा, ठीक है ना। यहाँ इसी के साथ अब हम लोग क्या देखते हैं, एक फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन उसकी हम लोग बात कर लेते हैं भाई। देखिएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अक्षीय स्थिति, है ना, अक्षीय स्थिति। फिर हम लोग अच्छी स्थिति को एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति। क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति, है ना। ये आपकी अच्छी स्थिति होगी, इसी को बोलते हैं हम लोग अनुदैर्घ्य स्थिति। अब देखिएगा होता क्या है, हम लोग चित्र बना लेते हैं भाई। यहाँ पे ये आपको वैद्युत द्विध्रुव हो गया, क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका है ई ए वेक्टर, यहाँ पे आपका है ई वी, या ऐसा कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लोग मानते हैं ई वी वेक्टर, यहाँ पे कितना है आपका ई ए वेक्टर। यहाँ पे हम लोग मानते हैं बिंदु P, कितना मान लिया हमने, बिंदु P मान लिया। अब देखिएगा यहाँ पे हम मानते हैं भैया माइनस क्यू, यहाँ पे मानते हैं हम लोग प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी भैया 2l, है ना भाई। कितनी मानी हमने बीच की दूरी, 2l। अब देखिएगा यहाँ पे मानते हैं बिंदु A और यहाँ पे मानते हैं भैया बिंदु V। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पे मान लिया हमने बिंदु O, कितना मान लिया, बिंदु O मान लिया। शायद आपको ना भी पता चल रहा हो, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग कर देते हैं, ये हो गया आपका बिंदु O, ठीक है ना। अब जो आपकी दूरी है इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ये L हो गया
यहां से यहां तक यह एल हो गया, ठीक है ना भाई। अब यहां से देखिएगा बिंदु ओ से हम लोग दूरी देखते हैं, क्या करते हैं, बिंदु ओ से दूरी देखते हैं, यहां से कितनी मान ली हमने, आर, कहां तक, यहां तक। अब देखिएगा होता क्या, ये आपका चित्र बन गया, ठीक है ना। अब हमको अच्छी स्थिति आपको ज्ञात करनी है, क्या होती है, बहुत ध्यान से भैया। तो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है तथा जिनके बीच की दूरी 2l है और मध्य बिंदु कितना है, O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिएगा भैया, इसके लिए बिंदु A पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु A पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, देखो बिंदु A पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपका हो जाएगा कितना है, E A बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, बहुत ध्यान से भैया, यहाँ पे कितना है, आर दूरी ये हो गई और एल आपकी दूरी ये हो गई। अब देखिएगा हम ब्लैक पेन से करते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, आर, और आर आपका एल ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अगर इसकी दिशा की बात करें तो दिशा आपकी हो जाएगी एपी के अनुदिश, किसकी हो जाएगी, एपी के अनुदिश, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं तथा बिंदु बी पर, देखिएगा, तथा बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा EV बराबर, क्या हो जाएगा भैया, EV बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, क्या हमने बोला, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हमको क्या मान ज्ञात करना है इसका, देखिएगा क्या हो जाएगा, EV बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिएगा टोटल आर ये है, वो आर से हमें यहां से दूरी चाहिए, तो ये वाली दूरी घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, देखिएगा बीपी के अनुदिश, भाई कितना है बी और यहाँ पे कितना है पी, तो बीपी के अनुदिश। अब हम लोग बात करते हैं अतः बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोग बात करते हैं कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र वहां पे कितना होगा। देखिएगा अतः बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो परिणामी आपका होगा वो आपका हो जाएगा, देखिएगा ईपी बराबर क्या हो जाएगा, ईवी माइनस क्या हो जाएगा आपका ई। अब क्यों ऐसा हो गया भाई, ईवी जो आपका मान है हम लोग अगर बात करें यहां पर जो आपका ईवी मान है एक सीमित है ना, कैसा है, सीमित है, और ये को हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका मान है वो हम लोग आगे तक ले जा सकते हैं, या आप लोग ऐसा कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ए कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग आपका वी कर देते हैं, तो आप ऐसा ही रखिएगा, फिर कितना हो जाएगा, ईवी माइनस क्या हो जाएगा आपका ई, क्या हो जाएगा, ईवी माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहां तक तो आ सकते हैं बट ये दूरी कैसी हो जाएगी, एक इनफाइनेट, आप लोग कहीं भी जा सकते हैं ना भाई, तो कौन सा मन बड़ा होता है आपका, ईवी का मन बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिएगा समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से क्या भैया, ईपी बराबर ईवी का मान कितना है, देखो ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या है क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा ईपी बराबर यहाँ पे कितना क्यू अपॉन 4 पाई कॉमन हो रहा है ये ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब देखिएगा क्या बचा आपका 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अब माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिएगा भाई इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा ईपी बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ये आपका हो जाएगा एलसीएम लेने पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका इधर गुणा करते हैं, ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा कितना आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिएगा हम लोग इसको अगर हल करें तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिएगा सबसे बड़ी बात तो ये है हल करने की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे इसकी हम लोग फार्मूला आपको बताते हैं, ये आपका होता है ए प्लस वी का होल स्क्वायर है ना, वो ऐसा ही हम इसको मान लेते हैं माइनस ए माइनस वी का होल स्क्वायर, पहले समझ लीजिएगा ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2ab माइनस ए स्क्वायर, इसमें सीधे माइनस का गुणा कर लेते हैं, आप लोग ऐसा कर लीजिएगा कोष्टक लगा लीजिएगा भाई,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 2ab हो जाएगा। फिर अब हम लोग क्या देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab कितना आएगा भैया 4ab। तो इसको हल करने के पश्चात कितना 4ab, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे आपको आ जाएगा 4rl। कितना आ जाएगा भैया 4rl। तो देखिएगा हम लोग इतना ही शॉर्ट लिख लेते हैं। फिर EP बराबर कितना हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ठीक है ना भैया, एप्सिलॉन 0 इंटू इसी जगह हम लोग लिखते हैं 4rl। कितना लिखते हैं भैया 4rl। तो ये हमने लिख लिया 4rl अपॉन भैया ये देखिएगा आपका, फिर यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है, ये आपका हो जाएगा, ये वर्गांतर का सूत्र बन रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं r माइनस एल, इसको लिख लेते हैं r प्लस एल, इसके पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका फिर हो जाएगा EP बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, तो आपका फिर हो जाएगा 4rl अपॉन ये वर्गांतर का सूत्र मतलब r माइनस एल, re प्लस एल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा r माइनस एल है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसके पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिएगा EP बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा हम लोग अगर बात करें, हम लोग ज्यादा स्टेप अब नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग सीधे हल कर लेते हैं। देखो क्या होगा, हमें पता है कि r की अपेक्षा l जो है ना भाई, r की अपेक्षा l बहुत छोटा है, तो देखिएगा r का जो मान बड़ा है l से बहुत है, तो देखिएगा r लेस देन कितना हो जाएगा, इस ग्रेड कितना हो गया आपका l, तो r स्क्वायर l स्क्वायर होगा, है ना भाई, क्या हो जाएगा l स्क्वायर होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, l स्क्वायर को छोड़ देते हैं, l स्क्वायर को छोड़ देते हैं। जब यहाँ पे इसको हम लोग छोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, EP बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा भैया 4rl अपॉन ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो आएगा भैया r स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, ले लिया ना भाई। अब देखिएगा आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे आपका क्या हो जाएगा देखिएगा क्या होगा, यही हम लोग हल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा EP बराबर कितना है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा भैया, इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2rl, बात तो वही है 4rl है ना, तो इसका हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं r इंटू r क्यूब, बात तो वही है ना भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका r की पावर 4, तो यहाँ पे 3 है कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे सिंपल सी बात r से r हमने काट दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या बचेगा यहाँ पे 2 इंटू कितना है 2 इंटू 2l है ना, 2 इंटू 2l, तो मतलब 2 ये हो गया है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा कितना हो गया 2 ये हो गया भाई, ये वाला देख रहे हैं ना, तो 2 ये हो गया, ये Q उठा लेते हैं, ये L उठा लेते हैं, तो आगे जो आपका बचा है वो हम कितना लिख लेते हैं आपका 2, कितना लिख लिया हमने आपका 2 अपॉन r क्यूब, तो इसको लिख लो भैया क्रम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, ये क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, तो 2p अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2p अपॉन आपका हो जाएगा r क्यूब। तो अच्छी स्थिति में आपका सूत्र यही होता है। तो इसका अगर मात्रक हम लोग लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। निरक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिएगा बिंदु A पर हमने माइनस Q आवेश माना है और बिंदु B पर प्लस Q आवेश माना है। तो यहाँ पे क्या है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी आवेश माइनस Q तथा प्लस Q है तथा जिनके बीच की दूरी 2l, मतलब L और L कितना हो जाएगा 2l है, और मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित निरक्षीय बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा भैया, वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता ज्ञात करनी तो सबसे पहले हम लोग दूरी की भी बात कर ले। यहाँ पे दूरी √r² प्लस l स्क्वायर कैसे हो गई, यहाँ पे कितना हो गई √r² प्लस l स्क्वायर कैसे हो गया, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या है, लंब है, ये आपका कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार, मतलब एक समकोण बन रहा है, मतलब POA एक समकोण बन रहा है, या POV एक समकोण बन रहा है। तो दोनों तरफ से हम लोग अगर बात करें तो देखिएगा क्या होता है,
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। तो यहाँ पे लंब कितना है आपका आर स्क्वायर, आधार कितना है आपका एल स्क्वायर। जब हम ओनली कर्ण बराबर ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही हमने दूरी भी ले रखी है। तो देखिएगा बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितना हो जाएगा आपका ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब यहां पे क्या हो जाएगा भैया, इतना तुमने ज्ञात कर लिया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां पे भैया क्यू अपॉन दूरी कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पे देखिएगा हम लोग इसको लिख सकते हैं ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, भाई वर्ग से ये ना रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 कैसे हो गया भैया, देखो एपी के अनुदिश, एपी के अनुदिश आपका हो गया, ठीक है ना, एपी के अनुदिश। इसी प्रकार देखिएगा तथा बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका ईवी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन सेम वही प्रक्रिया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईवी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वर्ग से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों बीपी के अनुदिश, क्या हो जाएगा बीपी के अनुदिश, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब हमको पता है समीकरण 1 व 2 से हम लोग बात करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां पे क्या हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिएगा ये बराबर कितना है आपका ईबी, आपका ये ईबी है ये है, दोनों मान देखिएगा बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां पे कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो दोनों बराबर, तो ये भैया कट जाएंगे तो कितना बचेगा ये बराबर ईवी। परंतु क्या है, परंतु दिशाएं भिन्न है, ये बीपी के अनुदिश वो एपी के अनुदिश है, परंतु दिशाएं कैसी है भैया, भिन्न है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ऐसा करते हैं ये तथा ईवी को हम लोग अब घटकों में वियोजित कर लेते हैं। तो यहां पर हमने घटक माने हैं, ये ऊर्ध्वाधर घटक है और ये आपके क्या है क्षैतिज घटक है। तो देखिएगा क्या होगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊर्ध्वाधर घटक की, किसकी बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं। क्या कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक, आपसे कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक कि ये देखो ये साइन थीटा और ईबी साइन थीटा, क्योंकि हमने माना है ये बराबर कितना है ईबी, जब ये बराबर कितना हो जाएगा आपका ईबी हो जाएगा तो ये भी आपका हो जाएगा ईबी साइन थीटा, ये बराबर ईबी साइन थीटा हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बराबर परंतु विपरीत होने के कारण, ये बराबर परंतु विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 2 की क्षैतिज घटक, एकदम मस्त क्लास रहेगी आपकी क्षैतिज घटक। अब यहां पे क्या हो जाएगा ये देखिएगा दोनों एक ही दिशा में है तो ये बराबर भी है भाई, ये बराबर ईबी भी हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये एक ही दिशा में होने के कारण, मतलब ये cos थीटा और ईबी cos थीटा बराबर और एक ही दिशा में होने के कारण क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जब भाई आपस में जुड़ जाएंगे तब होगा क्या, उसकी भी हम लोग बात करते हैं भाई, ये भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा अतः बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पे आपका हो जाएगा ईपी बराबर, तो यहां पे आपका कितना आएगा भैया ईए और प्लस क्या हो जाएगा आपका ईवी, है ना, क्योंकि हमको ईए और ईवी, बट यहाँ पे कंडीशन आपको लगानी है, क्या लगानी है, कौन कौन सी कंडीशन, ईए कॉस थीटा, है ना, प्लस कंडीशन क्या लगी है ईवी कॉस थीटा। तो हमें पता है ईए बराबर कितना है ईवी, तो ये भी आपका हो जाएगा ईवी कॉस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा आपका ईवी कॉस थीटा। अब देखिएगा ये आपका हो जाएगा 2EV, भाई ये दोनों को जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा 2EV cos थीटा। तो देखिएगा 2 गुणे इसका मान भाई कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, भाई EV का मान देखिएगा कितना है एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस भैया एल स्क्वायर इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा आधार और कर्ण कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है भैया, बहुत तेजी से खांसी है, तबीयत भी सही नहीं, फिर भी मगर आप लोगों के लिए ऐसे ही आप लोग मनोबल बढ़ाए रहे। तो यहाँ पे देखिए कितना है, हम लोग इसको हल करते हैं भाई, कितना हो जाएगा, देखो आपका ईपी बराबर, बहुत ध्यान से भैया, 1/, या हम ऐसे कर लेते हैं 2/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना है भैया, Q/r² प्लस L², फिर गुणे इसका मान कितना है, L/, इसको लिख लेते हैं r² प्लस L² की पावर, रूट का मान कितना होता है भैया 1/2, कितना होता है 1/2, इसको हम लोग क्रम में लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2QL। अब हमको पता है इसकी पावर हम लोग क्या माने 1, और इसकी पावर कितनी 1/2, 1 प्लस 1/2। भाई ध्यान से देखिएगा, इसकी कोई घात नहीं, आपका क्या है, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा r² प्लस L² की पावर 3/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हमें पता है 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन क्या हो जाएगा r² प्लस L² की पावर 3/2। अब हमको पता है कि r की अपेक्षा L बहुत सूक्ष्म है, तो देखिएगा R L तो r² लेस देन कितना होगा L² होगा, है ना। तो L² को छोड़ देते हैं, L² को क्या करेंगे भैया, अब हम लोग छोड़ देते हैं, देखिएगा भाई छोड़ दिया। अब यहां पे क्या हो गया, EP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन, इसको छोड़ दे तो ये कितना बचेगा r² गुणी क्या हो जाएगा 3/2, इससे भैया ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका EP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा P अपॉन RQ। इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।